हेलो, मैं हूं अरविंद द्विवेदी और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 के एक और टॉपिक पर जो है मानव में वहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन या वहन का मतलब क्या है? वहन का मतलब होता है चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हमारे सामाजिक जीवन में यहाँ काम बसेस करती हैं, ट्रक्स करते हैं, जीप्स करते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में यहाँ काम रक्त द्वारा किया जाता है, ब्लड। ब्लड हमारे शरीर में मुख्य रूप से यहाँ कार्य करता है ट्रांसपोर्टेशन का, वहन का। और कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि रक्त यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक जिसे बोला जाता है। ब्लड हमारे शरीर में भोजन का, ऑक्सीजन का, वर्ज्य पदार्थ जिसे वेस्ट मटेरियल बोला जाता है, वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है। और ब्लड में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लेज्मा कहा जाता है। ये प्लेज्मा भी भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल्स का वहन करता है। हमारे रक्त में आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जिसके बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं और इसमें एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्सीजन को ले जाता है अपने साथ। अब देखिए, रक्त को पूरे शरीर में जाना होता है ताकि वहाँ पूरे शरीर में इन सभी चीज़ों का वहन कर सके, लेकिन उसको पूरे शरीर में जाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता है। इन नलिकाओं में बहने के लिए एक पंप की आवश्यकता है और हमारे शरीर में इस पंप का कार्य करता है हृदय। ये नलिकाएं और ये हृदय मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, और क्योंकि रक्त को ले जाती है, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इस रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने इसे 1628 में खोजा और 1628 में ही उन्होंने इसे एक पत्रिका में पब्लिश कराया था। इसके बाद यहाँ इंग्लिश में भी छपी 1653 में। तो हो सकता है कि कहीं पे लिखा हो कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में की, कहीं पे लिखा हो कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज 1653 में की, लेकिन सही 1628 माना जाएगा क्योंकि ये पहले हुआ है। अब रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य अंग है वो है हृदय। और अगर हम एक हृदय की अवस्था देखें कि ये कहाँ पर है, तो ये हमारे लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ होता है। आप देख ही रहे होंगे कि थोड़ा सा ये बाईं तरफ शिफ्ट होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ इसका स्थान होता है। और अगर थोड़ा सा मतलब देखें आप इसको, तो ये ऐसा लगता है जैसे बीच में से है, लेकिन थोड़ा सा ये बाईं तरफ है और इसका आकार एक मुक्के के समान है। ऐसा लगता है किसी बॉक्सर ने ग्लव्स पहने हैं। अब ये हृदय काम कैसा करता है, इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इस चित्र में भी हमने 4 कोष्ठ बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 कोष्ठ हमने बना दिए हैं। हृदय के बाईं तरफ शुद्ध रक्त रहता है और दाईं तरफ अशुद्ध रक्त रहता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं।
अलिंद को एट्रियम बोला जाता है और नीले को वेंट्रिकल। जो दायां तरफ है उसे दायां बोल देते हैं, जो बाईं तरफ है उसे बायां बोल देते हैं। अर्थात अगर देखिए तो इस प्रकार से एक तरफ दायां अलिंद है, तो हृदय की संरचना को समझने के लिए हमने एक यहाँ पर एक चित्र बनाया है जिसमें हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है इसको समझने के लिए एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें 4 कोष्ठ हैं, जैसे कि हमारे हृदय में भी 4 कोष्ठ हैं। ये पहला कोष्ठ है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा कोष्ठ है। हमारे हृदय में 2 अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, और 2 नीले, दायां नीले और बायां नीले होते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है। पहले तो अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 युक्त रक्त पूरे शरीर से आता है, पूरे शरीर से यहाँ पहुँचता है दायां अलिंद में, और ये पहुँचता है महाशिरा के द्वारा। दायां अलिंद से यहाँ एक वाल्व, ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से यहाँ दाएं नीले में पहुँचता है। दाएं नीले से यहाँ फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा रक्त फेफड़ों में जाकर पहुंचता है। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें मिलाई जाती है, और अब ये रक्त बाएं अलिंद में पहुंचता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। यह है फुफ्फुस शिरा, और फिर बाएं अलिंद से यहाँ बाइकस्पिड वाल्व, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है इसके द्वारा यहाँ बाएं नीले में पहुँचता है, और बाएं नीले से यहाँ महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे 2 कोष्ठ मैंने नीले रंग से बनाए हैं और 2 कोष्ठ मैंने लाल रंग से बनाए हैं। तो जो नीला रंग है, नीले रंग के जो कोष्ठ हैं वहाँ पर अशुद्ध रक्त है। जहाँ जहाँ पर आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है वहाँ पर अशुद्ध रक्त है, जैसे कि ये महाशिरा, महाशिरा अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लाती है। फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा दाएं नीले में पहुंचता है, और फिर दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़ों में यह रक्त शुद्ध होता है, और ये शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है, और बाएं अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये बाएं नीले में पहुंचता है, और बाएं नीले से ये महाधमनी के द्वारा
पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ है हमारे हृदय की कार्य प्रणाली। अब इसको अगर हम एक चित्र में देखें, वहाँ तो हमने एक आरेख बनाया था, यहाँ पर देखें तो यह है दायां अलिंद, राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय, ये तो हुआ अलिंद। ये अलिंद है, ये निलय है, ठीक, और ये अलिंद है और ये निलय है। पूरे शरीर से रक्त राइट एट्रियम में आता है। यहाँ से ये पहुँचता है राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व से, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुँचता है। और फेफड़ों से फिर जब ये शुद्ध हो जाता है तो ये पहुँचता है लेफ्ट एट्रियम में फुफ्फुस शिरा के द्वारा, और फुफ्फुस शिरा से ये पहुँचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए, और यहाँ से फिर ये पहुँच जाता है पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तो ही इसकी कार्य प्रणाली। ठीक, अब देखिए कुछ विभिन्न तथ्य हैं जो हमें जानने आवश्यक हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जैसे कि सामान्यतः हम ये देखते हैं कि शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों तक, तो इसे धमनी क्यों कहा गया, प्रश्न यहाँ उठता है। इसी तरह से फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाती है, जब इसमें शुद्ध रक्त है तो इसे शिरा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि जब भी कोई नलिका हृदय से निकलती है तो उसे धमनी कहा जाता है, और जब भी वहाँ हृदय में पहुँचती है, यानी कि रक्त को अगर वो हृदय में ला रही है तो उसे धमनी कहा जाता है, उसे शिरा कहा जाता है। यानी कि अगर हृदय में रक्त, अगर हृदय से रक्त निकल रहा है किसी नली के द्वारा तो वहाँ धमनी हुई, और अगर हृदय में रक्त को लाया जा रहा है तो वहाँ शिरा हुई। इसीलिए इसे महाशिरा कहा गया है और इसे फुफ्फुस शिरा कहा गया है। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे। मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का। यहाँ बच्चों में अधिक होता है और वृद्धों में कम होता है। यानी कि हो सकता है कि बच्चों में यहाँ 80 बार भी धड़क रहा हो और वृद्धों में यहाँ 60 बार ही धड़क रहा हो, 65 बार ही धड़क रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वृद्धों में धड़कनें कम होती हैं और बच्चों में यहाँ ज़्यादा होती हैं। वैसे एक स्वस्थ मनुष्य में यहाँ लगभग 72 होती है। धड़कनों को ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा मापा जाता है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की, वह है रक्तदाब।
ये रक्तदाब क्या है? देखिए, हमारा जो हृदय है, यहाँ एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो सिकुड़ने की प्रक्रिया को सिस्टोल बोला जाता है। क्योंकि जब यहाँ सिकुड़ता है तो रक्त पर दाब बनता है, तो यहाँ अधिक होता है, तो यहाँ इसलिए 120 Hg के बराबर होता है। दूसरा है डायस्टोल। यहाँ प्रक्रिया है हृदय के फैलने की, और हृदय में भी नीले ही सिकुड़ते हैं, नीले ही फैलते हैं। तो डायस्टोल होता है 80, ये कम होता है क्योंकि उस समय हृदय फैल रहा होता है। रक्तदाब को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे रक्तदाब को मापा जाता है। और आपने ये देखे होंगे डॉक्टर के पास जब भी आप गए होंगे। ठीक है, ये वाला तो हमारे विद्यालय में भी है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये वाला आपने डॉक्टर के पास देखा होगा ज़्यादातर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। जितने भी तथ्य इसमें लिखे गए हैं, आप इनको अपनी पुस्तक में नोट कर लें। इस आरेख को आप बना लें। ठीक है, विभिन्न तथ्यों को नोट भी कर लें और ये आरेख बना भी लें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि कोई क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में है तो उसे पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपके प्रश्नों का निदान हो सकता है। धन्यवाद।